वीएनसी कनेक्ट करो। स्टार्ट करते हैं हम आगे से। हमने लास्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ें हमने पहले भी बात करी है कि हमने बेसिक्स कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पर जो है डेटा प्री प्रोसेसिंग को डिस्कस करना है सबसे पहले। तो पहली चीज़ ये होगी कि भाई डेटा प्री प्रोसेसिंग को डिस्कस, लेकिन आर में हमने सारी एंगल्स डिस्कस नहीं किए थे। आर में हमने सिर्फ हैंडलिंग मिसलिंग वैल्यूज़ यानी कि जो डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है सिर्फ उसको डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसमें सिर्फ डेटा क्लीनिंग मिसिंग वैल्यूज़ हैंडलिंग नहीं आती, उसमें और भी चीज़ें आती हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है, पूरा क्या है, एक ब्रांच है पूरी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे अभी स्लाइड्स में। देन तुम क्या करोगे, देन तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पर ईडी अप्लाई करते हो। सही। तो यही वर्ड्स हैं जो तुम्हारे पास तुम्हें याद रखने। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि तुम विजुअलाइज कर रहे हो, देख रहे हो उसको कैसा तुम्हारे पास ग्राफ नज़र आ रहा है। जो हमने कुछ रिलेटेबल चीज़ें आर में भी हैं, हमने ये किया था, तो वो एक्सप्लोर करना है। तो वो डेटा प्री प्रोसेसिंग से बिल्कुल हट के। क्लियर। फिर देन तुम्हारे पास आता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो उसको ट्रेन, यानी कि लास्ट स्टेप जो होता है कि भाई प्रॉब्लम के हिसाब से मॉडल सेलेक्ट किया और मॉडल तुम्हारे पास सुपरवाइज हुआ अनसुपरवाइज हुआ, देन तुमने उसको क्या कर लिया, ट्रेन करके बिल्ड कर लिया। तो उसमें उससे पहले जो दो चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई पहले प्री प्रोसेसिंग करी और देन तुम्हारे पास ईडी। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो मशीन लर्निंग का पार्ट है, मशीन लर्निंग से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। तो वो मेन चीज़ें तुम्हारे पास ये होती हैं। क्या है हमारे पास, क्या है, व्हाट एंड वाई प्री प्रोसेस द डेटा। डेटा क्लीनिंग करनी है, डेटा इंटीग्रेशन है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा रिडक्शन है। ये चारों चीज़ें किसके अंडर लाई करती हैं, ये चारों चीज़ें तुम्हारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंडर लाई करती हैं। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ वर्ड होता है, ये पूरा एक कोर्स भी है, इसको यहाँ पर ये कोर्स के नाम से भी होता है। इट इज़ अ डेटा माइनिंग टेक्निक डेट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यानी कर क्या रहे हो, सिंपल सा वही काम कर रहे हो कि भाई रॉ डेटा तुम्हारे पास आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना है, उसको समझने वाला डेटा बनाना है और मॉडल के हिसाब से बनाना है। तो वही चीज़ तुम क्या कर रहे हो, माइन कर रहे हो। माइन का मतलब क्या होता है, जर्नल मीनिंग जो होती है वो खोदना, यानी कुछ तलाश करना। तो वही तलाश कर रहे हो प्री प्रोसेस करके। क्लियर। तो प्री प्रोसेस में क्या कर रहे हो, तुम अंडरस्टैंडेबल डेटा जितना अच्छा हो सकता है, डेटा को जितना बेहतर बना सकते हो वो करना चाह रहे हो। क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास प्री प्रोसेसिंग डेटा क्यों रिक्वायर्ड है, किस लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनकम्प्लीट हो डेटा, नॉइजी डेटा हो, एरर्स हों, आउटलायर्स हों, जो हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लैकिंग वैल्यूज़ हों, सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स में लैकिंग वैल्यूज़ आ रही हों। इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि हमारे पास कंपैटिबल नहीं हो डेटा, यानी कि दो एट्रीब्यूट्स में सिमिलर फैक्ट नज़र आ रहे हो, तो वो भी क्या करेगा, वो भी हमारे लिए रॉ डेटा बनेगा, क्योंकि वो क्या नॉइस क्रिएट करेगा। हर तरीके से तुम्हारे पास डेटा को हमें चेक करना होता है प्री प्रोसेसिंग में। वहाँ पर क्या होगा, अगर नहीं करते तो नो क्वालिटी डेटा, अगर डेटा क्वालिटी नहीं हुई तो हमारे पास क्या होगा, नो क्वालिटी माइनिंग रिजल्ट। यानी कि जब डेटा क्वालिटी क्वालिटेटिव नहीं है तो हमारे पास रिजल्ट्स भी हमारे अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, मॉडल को भी समझ में नहीं आएगा, वहाँ एरर फेस करोगे। वो तुम्हारे पास ये एरर हो सकता है कि 50% एक्यूरेसी आ रही है, उसका मतलब है तुमने प्री प्रोसेसिंग में कुछ घपला किया है, कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें आगे पता चलेंगी। तुम्हारा डेटा तो चलता जाएगा, लेकिन जब मॉडल ट्रेन करके एक्यूरेसी रिटर्न करेगा, इसका मतलब है तुमने उसको ईडीए सही नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, और उससे पहले प्री प्रोसेस सही नहीं किया हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब डेटा वेयर हाउस की सेकेंड चीज़ लिखी हुई है, इसको आगे देखेंगे, यहाँ मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा सेकेंड पॉइंट को, क्योंकि ये अलग चीज़ है। डेटा वेयर हाउस किसको कहते हैं, तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को अभी याद रखो, क्वालिटी डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन
क्वालिटी डेटा, यानी कि डिसीजंस अगर क्वालिटी वाले चाहिए तो डेटा भी कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्या क्या होती है डेटा की क्वालिटी? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस। अब ये सब चीज़ें तुम्हें पता है कि भाई एक्यूरेसी डेटा की अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटा, वो ऊपर अभी डिस्क्राइब किया है। सही। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास क्या है, ये क्वालिटी डेटा बताती हैं। अगर ऐसा कर लिया है मैंने, मेरे पास डेटा इस तरीके का आ रहा है कि कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है मैंने पूरे डेटा प्री प्रोसेसिंग कर ली है। क्लियर? तो अब डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जो ऊपर लिस्ट में रखी हुई थी, इन इन तरीकों से अलग अलग काम है सबके। तो ये तरीके हैं भाई, इनसे पूरा डेटा डेटा प्री प्रोसेस करोगे, क्लीन करोगे, इंटीग्रेट करना है तो करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो करोगे, रिडक्शन करनी है तो करोगे। ये चारों चीज़ें तुम्हें टेक्निक्स अलग अलग हैं, ये एक ही काम अलग अलग तरीके से नहीं हो रहा, ये सब सीक्वेंस में है कि पहले क्लीन किया गया, अगर इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है तो इंटीग्रेट किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो यहाँ पर डेटा क्लीनिंग को हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये आर में देख चुके हैं क्या होता है। फिर इन मिसिंग वैल्यूज़, स्मूथ नॉइजी डेटा, आइडेंटिफाई और रिमूव आउटलायर्स, ये हमने देखा था, जेड कोर, जेड स्कोर, आई क्यू आर, ये सब चीज़ें देखी थी। डेटा इंटीग्रेशन क्या है? ये हमारे पास क्या होता है, कब होता है? इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम रनिंग डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, प्री प्रोसेस कर रहे हैं। अगर ऐसा केस हुआ, यानी कि फाइल से नहीं कर रहे हम काम, हम शीट नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो रनिंग डेटाबेस चल रहा है, अगर उसकी ज़रूरत है डायरेक्ट मैं प्री प्रोसेस कर लूँ उसको, मैं अपनी मेमोरी में ला के प्री प्रोसेस कर लूँ, तो उसको क्या बोलते हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करवा रहे हैं, और हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस फाइल्स को लेकर आ रहे हैं। क्लियर? तो डेटाबेस से एक्सेसिबिलिटी जो कर रहे हो मल्टीपल, वो तुम्हारे पास डेटा इंटीग्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि हम कुछ फीचर्स को नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज फीचर्स का मतलब क्या है? उसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास एक कैटेगोरिकल डेटा था, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ये हम देखते हुए आ रहे हैं, अब तो ये याद होगा, हिफ्ज है हमें डेटा सेट पूरा। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, अब उसमें क्या था, हमारे पास ये था हाई, लो, मीडियम। तो ये हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं उनको ये समझ में नहीं आती बात। सही है? तो ये चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, वो तो सही है। हमने जब लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, वहाँ कैटेगोरिकल की बात ही नहीं करी थी मैंने। सही। वहाँ पर मैंने कोई ये ऐसे कॉलम्स को इंक्लूड नहीं किया था, वहाँ मैंने प्रीवियस स्कोर को लिया था, आवर्स स्टडीड को लिया था, अटेंडेंस। क्यों? क्योंकि मॉडल को समझ में ही नहीं आता, वो एरर देगा कि भाई ये मुझे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चाहिए। तो ये क्या होता है, ये जो चीज़ होती है, ये जो प्रोसेस होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, कि वैल्यूज़ को क्या करें, ट्रांसफॉर्म करें, और हमारे पास हम चेंज करके उसको यहाँ पर लेकर आए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, यानी कि चेंज कर रहे हो। और एक और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो स्केलिंग होती है। कि और क्या हो सकता है कि मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं 65, 67, इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूं किसके दरमियान में, 0 से 1 के दरमियान। यानी कि मैं हर कॉलम की वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज अगर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी वैल्यूज़ को 0 से 1। इससे होता क्या है, इससे मॉडल की एक्यूरेसी बेस्ट होती है। जो हमारा मॉडल होता है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पे नहीं कर सकता, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन ये कब किया जाता है, ये हमारे पास जब किया जाता है जब डेटा में मिसमैचिंग हो, यानी कि लार्ज नंबर्स हो। किस कैसे हो सकती है इसकी एग्जांपल, कि मेरे पास हाइट हो, हाइट हमारे पास कैसे होती है, 6 फीट। सही। और मेरे पास यहाँ पर दूसरा वेट होता है, किस में, वेट होता है मेरे पास 64 ग्राम, किलोग्राम, केजी, इस तरीके से। तो यहाँ उसको क्या हो सकती है, यहाँ पर एल्गोरिथम को मिसकंसेप्शन क्या हो सकती है, अगर वो कोरिलेशन बना रहा है, तो वहाँ पर उसको ये मसला हो सकता है कि भाई 6 फीट है, ये बड़ा नंबर होता है। सही। फीट जो है वो बड़ा होता है, लेकिन उसको सिर्फ पता है 6, उसको ये पता ही नहीं है यूनिट।
वो यूनिट पे नहीं चलता। फीट हो और मेरे पास अगर उसमें छोटे पे आ जाओ तो इंचेस होता है। अब इस 6 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बन जाएगा ऐसा। तो इसमें क्या मसला होगा? इसमें मसला ये होगा कि वो 6 को छोटा समझेगा, 600 को बड़ा समझेगा। क्लियर? तो ऐसी जगहों पर, ऐसी अगर लार्जर और स्मॉलर वैल्यूज़ आ रही हों, एल्गोरिथम की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज में क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ एक जगह खड़ी हो जाएंगी 0 से 1 के दरमियान, यानी कि फिर टेंशन ही नहीं है। वो 0 से 1 हर जगह वो नॉर्मलाइज करके रखेगा वैल्यूज़ को। वो फिर 6 छोटा है 600 बड़ा है, ये वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बताने का मकसद है, यहाँ पर तुम्हें आगे पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम आगे जाकर, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो तुम्हें यहाँ पर याद आ जाएगा कि भाई क्या किया था हमने, किस तरीके क्या डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। डेटा रिडक्शन क्या है हमारे पास? डेटा रिडक्शन होता है कि कॉलम्स की रिडक्शन, जो अननेसेसरी कॉलम्स हैं उसको ट्रेनिंग में हटा दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे लिए अननेसेसरी हो, रिड्यूस करने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें प्री प्रोसेसिंग में रिडक्शन करनी होती है। उसके लिए डायरेक्ट भी एल्गोरिथम रिडक्शन करते हैं। उसमें एक एल्गोरिथम की एग्जांपल है, वो होता है हमारे पास क्या, वो हमारे पास होता है डिसीजन ट्री। ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, कॉलम्स को रिड्यूस कर देता है, यानी कि ये उन्हीं कॉलम्स को लेता है जो हाई प्रायोरिटी में होते हैं। अब वो कैसे हाई प्रायोरिटी में होते हैं, जब तुम डिसीजन ट्री पढ़ोगे जब भी पता चलेगा। तो यहाँ रिडक्शन का मतलब क्या है, लेके चलना है भाई, रिड्यूसिंग। अब वो रिड्यूसिंग कुछ भी हो सकती है, कम करना अननेसेसरी चीज़ों को। मेरे पास 2 कॉलम्स हैं जिनका एक जैसा मतलब है, वो भी क्या होगा, वो भी मिसकंसेप्शन क्रिएट करेगा, वो भी एल्गोरिथम के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सारी चीज़ें डेटा प्री प्रोसेसिंग में इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो इतना तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कोई पूछे तो तुम्हें ये पता हो कि यार कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तुम बता सकोगे। डेटा क्लीनिंग होती है, डेटा इंटीग्रेशन होती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा रिडक्शन है। इस तरीके से तुम्हारे पास सारा ये काम चल रहा होता है। अब डेटा क्लीनिंग में हमारे पास, हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, डेटा क्लीनिंग पे हम नहीं जा रहे, आगे देखते हैं हम इसमें। और हमारे पास कौन सी चीज़ आती है डेटा इंटीग्रेशन में। यहाँ जो इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास पार्ट है वो क्या है, मल्टीपल सोर्सेस। अगर डेटा को क्या किया जा रहा हो, मल्टीपल सोर्सेस से कंबाइन किया जा रहा हो, कंबाइन करके मिलाया जा रहा होगा। कैसे मिलाया जा रहा होगा, उसमें एक ज़रूरत ये पड़ सकती है कि मेरे पास डेटा सोर्स ये है, डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरी डेटा सोर्स ये है, सही। तो अब क्या हो रहा है, ये है एक ही जैसा डेटा। तो हमेशा सारा डेटा जो है, प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जो है वो कहाँ रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं हमारे पास डेटा वेयर हाउस में। वेयर हाउस का मतलब यही होता है कि पुराने 50 साल का डेटा, 5 साल का डेटा, 10 साल का डेटा जो हमारे पास कहीं और हम डेटा बेसिस में नहीं रख रहे होते, उसके लिए अलग जो है जगह मेंटेन की जाती है जहाँ पर हमारे पास डेटा। तो अगर हम डेटा वेयर हाउस से उठा रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होगी, यानी कि हम मल्टीपल डेटाबेसेस को मिलाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेशन आ सकती है। क्लियर? कॉलम्स डुप्लीकेशन हो सकती है, रॉ डुप्लीकेशन हो सकती है। तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, वो सब कंसिड्रेशन जो, वो सब इसमें देखी जाती है डेटा इंटीग्रेशन। क्लियर? तो यहाँ वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रिडंडेंसी, टपल डुप्लीकेशन, डिटेक्टिंग डेटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब वही है कि ये सब आइडेंटिफाई करना होता है। ये सारे इश्यूज आ सकते हैं डेटा इंटीग्रेशन में, तो इन सब को मद्देनज़र रखना होता है। क्लियर? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब तुम्हें, और इसको मैंने बहुत आसान तरीके से तुम्हें बता दिया कि हमारे पास कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल की जा रही होती हैं, किस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब ये स्लाइड जो है, ये आगे जो है, ये आगे इसकी आ रही है डेटा इंटीग्रेशन की, तो ये तो छोड़ दो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ही है, स्मूथिंग, रिमूव नॉइस फ्रॉम डेटा, एग्रीगेशन, समराइजेशन। तो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें आगे आने वाली चीज़ उससे ही डिस्क्राइब कर दी है, एक एग्जांपल से, कैसे कॉलम्स के थ्रू कैसे करना है। 6 है, 600 है, तो वो आसान है इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे तुम
नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो। डेटा रिडक्शन भी तुम्हें मैंने बता दिया। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बजाय मैं अगर यहाँ पर सिर्फ ये खोल दूँ, डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम होता है ये, तो वो रिड्यूस कर देता है एट्रीब्यूट सेट को। डिसीजन ट्री कैसे बनता है ये सब अभी हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि यहाँ कितने एट्रीब्यूट्स थे। फॉर एग्जांपल डेटा सेट में 6 एट्रीब्यूट्स थे, तो रिडक्शन करके कुछ चीज़ें चेक करके, वो उसका क्राइटेरिया होता है, वो मैं वर्ड अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन करके क्या होगा, यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स आ गए, यानी कि फाइनल जो उसने ट्रेन करते वक्त लिए होंगे वो 6 नहीं लिए होंगे, वो 3 कंसिडर किए होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, सब में रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। वो हम भी खुद भी रिडक्श कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिसीजन ट्री हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पैरेलली सब कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग में चल रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये ख़त्म हुआ कि भाई डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारे पास क्या क्या है, उसमें टेक्निक्स क्या हैं। तो ये याद रखना भाई, ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्क्राइब करी हैं ताकि तुम्हें सारी क्लियर हो, क्लियर फैक्ट पता चले कि क्या क्या है हमारे पास इनक्लूड। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई हम जो है वो डेटा सेट को लेकर आए वहाँ पर गूगल कोलैब में, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है, उसी में हम यहाँ पर अब क्या करना है, अब हमें लोड करना है डेटा। तो अब देखो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है कि भाई यहाँ पर तुमने ऑनलाइन ही डेटा रखना है। ऑनलाइन डेटा कैसे रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है कोलैब डेटा सेट। किस लिए बनाया हुआ है, ये डेटा सेट को रखने के लिए बनाया हुआ है, यानी कि मैं इस पर डेटा सेट की फ़ाइल अपलोड कर दूँगा। क्लियर? तो यहाँ क्लियर हो रहा है तुम्हें कि फ़ाइल अपलोड हुई हुई है, यहाँ स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स की फ़ाइल एक अपलोड हुई हुई है। क्लियर? .csv, तो इसको अपलोड करके रख लोगे। अपलोड करके रखने के बाद हमें फाइल में पता चलेगा कि भाई ये चीज़ लोड कैसे होगी। ड्राइव पे रखी हुई है, लोकल नहीं है, आर में हम लोकली करते थे। क्लियर? तो हमें कहीं ना कहीं ड्राइव से कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके मशीन लर्निंग में डेटा प्री प्रोसेसिंग को ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहला जो टॉपिक है प्री प्रोसेसिंग में क्लीनिंग का ही पार्ट है। क्लियर? क्लीनिंग में भी क्या है कि भाई हम कॉलम्स को कैसे डिलीट करेंगे, यानी कि डिलीटिंग कॉलम्स मेथड। जो हमें कॉलम्स नज़र आ रहे हैं जिसमें क्राइटेरिया कुछ चेक करने का होगा, उसको कैसे किया जाएगा उसको हम देखते हैं, और इसी में तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई डेटा सेट किस तरीके से लोड हो रहा है, कैसे तुम्हारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं। सही, अब देखो यहाँ पर क्या है, नेसेसरी लाइब्रेरीज। हर चीज़ मैं एक क्लास पीछे जो है वो बहुत इंडिकेट करता हूँ चीज़, तो वो क्या थी, वो मैंने एनपी पे चीज़ें डिस्क्राइब करी थी कि क्या है, क्यों कर रहे हो, एरे पे समझाया था मैंने डेटा स्ट्रक्चर में कि भाई आगे यही आएगा काम। तो आगे क्या हुआ, आगे 2 एडिशनल लाइब्रेरीज फ़िलहाल हमारे पास ये आ गई, कि हमारे पास अभी जो रिक्वायर्ड है नेसेसरी लाइब्रेरीज वो ये हैं। सही, वो क्या है, पांडास, और जिसको हमने एनालिसिस दे दिया पीडी करके, और दूसरा जो है जो विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या है, मैटप्लॉटलिब, और उसको नाम दे दिया, बड़ी लाइब्रेरी का नाम है तो हमने क्या दे दिया, सिर्फ SPLT। और यहाँ पर क्या बोल दूँ कि भाई यहाँ पर तुम्हें, ताकि रिकॉर्डिंग में ये चीज़ सेव हो जाए कि भाई फॉर विजुअलाइजेशन। सही, ये विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर देखो अब जो तुम्हारे पास इंपोर्ट हो रहा है डेटा, वो कैसे हो रहा है ऑनलाइन, वो हो रहा है तुम्हारे पास google.colab, यानी कि ये भी लाइब्रेरी तुम्हारे पास है, और उसमें से क्या इंपोर्ट कर रहे हो, ड्राइव को। तो ये ऑनलाइन ड्राइव से फाइल्स को अपलोड करने का तरीका है, क्योंकि तुम सारा काम ऑनलाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर फाइल भी क्या होगी, ऑनलाइन ही तुम्हारे पास आएगी। अब देखो ये पूरा क्या है, ये कुछ नहीं है, लोकेशन है। जैसे हम लोकेशन डालते थे, तुम्हारी भी लोकेशन सेम होगी, यहाँ तक तो सेम ही रहने वाली है। यहाँ तुम देखोगे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा किस चीज़ को फोकस कर रहे हो, क्या डाल रहे हो, कौन सा फोल्डर बनाया है, तो मेरी लोकेशन ऐसे है, ये अपना चेक करके डालोगे। और यहाँ तुम्हारे पास देखो जो मेन चीज़ का काम हो रहा है वो क्या है, वो है तुम्हारी पांडास लाइब्रेरी। यानी कि जैसे हम आर में क्या करते थे, हम read.csv करते थे, वैसे ही हमारे पास पांडास के थ्रू हम रीड CSV का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने समझा था कि भाई numpy में से हमें एरे का फंक्शन मिला था, वैसे ही हमें फंक्शन कहाँ से मिल रहा है,
पांडास में से मिल रहा है और हम इससे क्या करेंगे, इससे लोड करेंगे। तो अब इसको क्या करना है, लाइब्रेरी लोड होगी। तो ये करके सिर्फ दो चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ पर कैसे करना है इसको लोड। तो मैंने यहाँ पर लोड किया, शिफ्ट एंटर करके चलाया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लाइब्रेरीज बड़ी होती हैं ये दोनों नीचे वाली। तो इसमें लोडिंग लेगा और लोडिंग करने के बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट उस पर मूव ऑन कर जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास जब लोड करोगे तो तुम्हें पॉपअप शो करेगा ड्राइव से कनेक्टिविटी करने के। कैसे करेगा, यहाँ पर कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, और जो भी तुम्हारी मेल है वहाँ से वेरिफिकेशन मांगेगा कि भाई इस ड्राइव से कनेक्टिविटी सक्सेसफुल कर लो, कंटिन्यू, और देन प्रोसेस करेगा। और यहाँ तुम्हें एक मैसेज मिल जाएगा कि माउंटेड ड्राइव सक्सेसफुली, यानी कि उसने माउंट कर लिया सक्सेसफुली तुम्हारे पास। इस वेरिएबल में तुम्हारा जो है वो पूरा डेटा जो है आ चुका है। क्लियर। तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से होती है ऑनलाइन, कैसे हम ड्राइव से इंपोर्ट करवाते हैं अपना डेटा। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास है, यहाँ थोड़ा विजुअलाइजेशन इफेक्ट अच्छा है, आज से ज़्यादा बेटर तुम्हें चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ ज़्यादातर तुम्हें समझ में भी आएगा डेटा कैसा है, कहीं और इधर उधर नहीं जाना, सीधा सीधा है, नीचे ही चलना है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने हाउस प्राइसेस वाला किया, ये तुम लोगों के पास भी होगा। df.shape, शेप चेक किया, शेप मेरे पास आ गया। यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, यानी कि 1,87,000 मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया। और 21 कॉलम है, रॉज इतनी आ गई, कॉलम 21 है। अब मैं उसमें क्या करूँगा, मैं डेटा सेट को शो देखना चाहता हूँ तो मैं हेड यूज़ कर लूँगा और उसमें 5 लिख दिया, यानी कि भाई इनिशियल मुझे 5 दिखा दो। तो वो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर समरी दिखा देगा, ये पूरा तुम्हारा डेटा सेट आ रहा है। क्लियर। तो ये पूरा डेटा सेट तुम्हारे पास पूरे 21 कॉलम्स ये शो कर रहा है। और नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा काम, नेक्स्ट तुम्हारा काम होगा कि भाई यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास क्या हो सकता है, ये कॉलम्स की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, ये 22 भी हो सकते हैं, ये 50 भी हो सकते हैं, ये 82 भी हो सकते हैं, ये 100 पे भी पहुंच सकते हैं। तो इसकी एक लिमिट होती है, ये कॉलम्स दिखाएगा थोड़े और फिर उसके बाद उसको बाकी कॉलम्स को नहीं दिखाएगा, हाइड रखेगा। सही है, जैसे रॉज हाइड होती हैं कुछ, तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देनी है। क्या क्या सेट करना है यहाँ पर, यहाँ सेट करना है डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स, और देन यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट ऑप्शन में डिस्प्ले डॉट मैक्स रॉस। अब मैक्स रॉस तो हमारा कंट्रोल है, हम हेड से कर रहे हैं। सही। अब डायरेक्ट अगर सिर्फ डीएफ लिख देते तो वो पूरा एक्सेस करना शुरू हो जाता। क्लियर। तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एहतियातन हमने दे दिया। असल किसके लिए दे रहे हैं, कॉलम्स के लिए। तो ये फिक्स्ड है प्रॉपर्टी जो सेट ऑप्शन के अंदर तुमने आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हो। क्लियर। तो इसको रन करोगे, अगर नहीं होता बिलफर्ज हमारे पास 82 कॉलम्स होते हैं तो तुमने ये यूज़ करना है। अभी हमारे पास ये यूज़ करना अननेसेसरी है क्योंकि सारे कॉलम्स आ रहे हैं। और देन फिर चेक कर लोगे, दोबारा अगेन रन करना होगा कि भाई मेरे पास अब कॉलम्स पूरे आ रहे हैं, अगर बिलफर्ज नहीं आ रहे हो। सही। और टेल में क्या होता है, टेल में हमारे पास लास्ट के रिकॉर्ड्स शो करेगा। अगर टेल चलाओगे तो तुम्हारे पास लास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे इस तरीके से। क्लियर। तो इतना करो काफ़ी है, क्योंकि आगे कॉलम्स मेथड्स अलग है, उसको वहाँ पर यहाँ तक आओ, फिर उसके बाद कॉलम मेथड्स देखते हैं कि डेटा क्लीन किस तरीके से करना है। इसको इस हाउस प्राइसेस वाले को लेना क्योंकि बड़ा डेटा है, इस पे कॉलम्स डिलीटिंग वाला काम हम देख सकते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर पे कॉलम डिलीटिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पर क्योंकि छोटा डेटा सेट है वो। हाँ बता, अब असल चीज़ है, टॉपिक क्या है, डेटा क्लीनिंग। और क्या लिखा हुआ है उसमें, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम कैसे रॉ डेटा को इंफॉर्मेटेबल बना सकें, कैसे बना सकें वो डिलीटिंग कॉलम्स मेथड। यानी कि हमें कुछ कॉलम्स को देखना होगा कि हमारे पास हमें उसमें एन वैल्यूज़ रिमूव करने की भी ज़रूरत ना पड़े, यानी कि उन कॉलम्स को हम हटा ही दें लिस्ट से। सही है। तो हमारा अभी जो काम है वो कॉलम से रिलेटेड है। तो पहले क्या है हमारे पास, हमने यहाँ तक देखा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हम इन्फो भी निकाल सकते हैं। अब इन्फो में हमारे पास देखो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे पास कॉलम्स भी होंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई नॉन नल वैल्यूज़ और काउंट नॉन नल और उसकी डेटा टाइप।
तो ये सब वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। वो कैसे? इन्फो के फंक्शन के थ्रू। यानी कि जब तुम इसको चलाओगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर? वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो नल वैल्यूज से रिलेटेड है कि भाई कहाँ पर कितनी तुम्हारे पास नॉन नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अब मुझे इसमें कहानी समझ में नहीं आएगी, मुझे डेटा टाइप की हद तक तो समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा कि आया के वैल्यूज़ कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम है। तो ये चीज़ मुझे करनी होगी और उसको आगे देखना होगा परसेंटेज फॉर्मेट में। क्लियर? तो उसको परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देन हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर अगली चीज़ df डॉट इज नल डॉट सम, यानी कि जैसे हम नल वैल्यूज आर के अंदर फाइंड कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर देखें कि भाई हमारे पास कहाँ पर नल वैल्यूज हैं और उसका सम निकाल लिया जाए। नल वैल्यूज अलग अलग नहीं देख रहे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम नल वैल्यूज देखने के बाद उसका सम निकाल रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम हैं जिसमें कितनी नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर देखो कारपेट एरिया में क्या है, यहाँ पर 80,000 नल वैल्यूज, और यहाँ स्टेटस के अंदर कम है, फ्लोर के अंदर 7,000 है, और यहाँ पर सोसाइटी के अंदर कितनी है, यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही जा रही है, यहाँ पर कितनी जा रही है, 1 लाख तक जा रही है पूरी। तो ये चीज़ तुम्हारे पास समराइज हो रही है और तुम इससे डिसाइड करोगे कि किन कॉलम्स को हम डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? और उसको और पिक्चर फॉर्मेट में करना है और पिक्चराइज करना है चीज़ को, और बेहतर तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरे पास मुझे कॉलम्स ऐसे नज़र आ रहे हो जो नंबर्स भी नहीं समझ सकता। जो जिसको नंबर्स भी नहीं समझ में आए तो वो क्या कर सकता है, वो एक और चीज़ कर सकता है। वो क्या है? वो यहाँ पर हीट मैप का इस्तेमाल कर सकता है, और वो हीट मैप क्या बताएगा, तुम्हें नल वैल्यूज़ की इंडिकेशन देगा। कैसे देगा? उसके लिए तुम्हें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे मैंने विजुअलाइजेशन के लिए बात बताई थी मैटप्लॉटलिब, वैसे ही तुम्हारे पास क्या है, सी बॉन्ड लाइब्रेरी, और उसको तुम एस के नाम से यहाँ पे दे रहे हो, और उसको फिगर का साइज दे रहे हो, जो फिगर का साइज विजुअलाइजेशन के हिसाब से ही हो रहा है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू हो रहा है। फिग साइज 1510 कुछ भी रखो इसका। यहाँ असल जो है वो ये है कि क्या यूज़ कर रहे हो, हीट मैप df डॉट इज नल, यानी कि इज नल पिक्चराइज करना चाह रहे हो, और पिक्चराइज करने पे तुम्हारे पास जो चलाने पे तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो यह आएगा। और ये इसमें कोई मैथमेटिक्स तुम्हारी नहीं है कि तुम यहाँ कैसे गेट करोगे कि कहाँ से नंबर्स आ रहे हैं। जो वाइट एरिया है ना वो नल वैल्यूज़ की इंडिकेशन है। यहाँ मुझे गेट हो सकता है कि मेरे कॉलम्स ये हैं, यहाँ मुझे आराम से मैं बता सकता हूँ ऐसी बगैर नंबर्स के, मैं सिर्फ पिक्चर को देख के बता सकता हूँ कि कहाँ नल वैल्यूज़ फुल हैं, कहाँ पर बहुत कम है। तो ये सब मैं देख के बता सकता हूँ। जैसे मुझे ये पता है कि टाइटल में बिल्कुल भी नहीं है, इंडेक्स में भी नहीं है नल वैल्यूज़, क्योंकि पूरा पोर्शन ब्लैक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर वाइट स्पेसेस कम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नल वैल्यूज़ हैं लेकिन उनका रेशो कम है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ तुम्हें एरिया डायमेंशंस में और प्लॉट एरिया में पूरा वाइड एरिया नज़र आ रहा है, इसका मतलब है पूरी नल वैल्यू। तो मेरे इस अकॉर्डिंग हीट मैप के हिसाब से मुझे कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं जो मैं पूरा डिलीट करूँगा। मैं यहाँ पर कोई नल वैल्यूज़ फिल भी नहीं कर सकता, और रिमूव करूँगा रॉस तो पूरा कॉलम जाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं रॉस पे काम करूँ, मैं एन ए वैल्यूज़ पे काम करूँ, मैं उसको डिलीट ही कर दूँ। क्लियर? तो वो डेटा मेरे किसी काम का नहीं है जब पूरा ही खाली है। तो ये पूरा वाइट एरिया मुझे बता रहा है, और कुछ यहाँ भी हैं जो बहुत मैक्सिमम मेरे पास क्या नज़र आ रहे हैं, मुझे वाइट एरिया नज़र आ रहा है, इसका मतलब है बहुत नल वैल्यूज़ हैं। क्लियर? वो नंबर्स में ऊपर हमें दिख रहा था। क्लियर है? तो ये हीट मैप इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, हमें कुछ नहीं देखना ये नंबर वगैरह, हमें सिर्फ ये देखना है पूरे पिक्चर। क्लियर? तो ये चीज़ है एक एडिशन पार्ट। और फिर उसके बाद देखो यहाँ तुम्हारे पास तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि तुम डिलीट जो करोगे वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अगर करोगे तो वो स्मार्ट वर्क होगा। नंबर्स पे देखते रहोगे तो तुम्हें कभी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी कि कौन सा कॉलम डिलीट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ कैसे कर रहे हो, यहाँ देखो सम तक हमने निकाला था, ये हमें पता है, हमारे पास सम आ गए थे नल वैल्यूज़ के। आगे कन्वर्जन क्या हो रही है, आगे कन्वर्जन देखो क्या हो रही है, वो परसेंटेज के लिए हो रही है। शेप हमने देखा था, शेप में क्या थे, दो ही इंडेक्स थे, 0 और 1। 0 पे रॉज आ रही थी और 1 पे क्या था, कॉलम से।
तो उसको क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100। ज़ीरो का मतलब क्या है, रॉज की बात हो रही है। रॉज हमारे पास 1,87,000 कुछ समथिंग थी, सही। उसको तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो, और देन तुम क्या देख लोगे, नल वेरिएबल्स का रिजल्ट देख लोगे। यहाँ तुम्हें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि मुझे किस कॉलम को डिलीट करना चाहिए या नहीं। मैं ये बोल सकता हूँ अब देख के, अब मुझे पूरा क्लियर है। मैं खुद ऐसे ही बोल सकता हूँ कि कारपेट एरिया को मुझे रिमूव करना होगा, क्योंकि इसका एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे ऊपर अगर होगा तो मुझे डिलीट करना है कॉलम। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इस कॉलम का। तो ये कारपेट एरिया जाएगा, और दूसरा मुझे कौन सा नज़र आ रहा है, फेसिंग, ये जाएगा। ओवरलुकिंग है 43, ये भी रिमूव होगा। ये सोसाइटी का जो है ये भी जाएगा 58%, यानी कि इस पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा डेटा है, इस पर मैं कोई काम नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा नल वैल्यूज है। क्लियर। तो ये प्रॉपर होती है आइडेंटिफिकेशन के, नंबर से ज़्यादा गेम तुम किस पे खेलो, तुम परसेंटेज पे करो। क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। और देन तुम्हारे पास यहाँ थ्रेशोल्ड की बात जो कर रहा था, वो थ्रेशोल्ड तुम्हारे पास तुम डेटा के अकॉर्डिंगली रखोगे। या एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा खदशा है कि मेरा थोड़ा सा डेटा कॉलम्स बहुत कम हो जाएंगे, मेरे पास कॉलम की कमी है, तो अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा के क्या कर दो, 30%। तो मैं 20% किस लिए रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉलम्स है इसमें। 21 कॉलम्स हैं, अगर जाएंगे भी तो मेरे पास बचेंगे कॉलम्स। फॉर ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव आगे मैं प्री प्रोसेस कर सकता हूँ आराम से दूसरी चीज़ों को। तो यहाँ क्या है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे कॉलम्स बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाएंगे, तो वो फिर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे कम कॉलम है, तुम्हारे पास 8 कॉलम्स हैं, तुम्हें उसमें नज़र आ रहा है उसमें तुम्हें 2 करने हैं, तो वहाँ तुम 30% कर। इससे ज़्यादा करोगे तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। 40% पे 50 पे वो तुम्हारा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर। तो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ देखो कंडीशन क्या कर रहे हो, कंडीशन किस तरीके से दे रहे हो, नल वेर इज़ ग्रेटर देन 20, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हमने परसेंटेज कन्वर्जन करी है। भैया, तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रहे हम। और आगे क्या कर रहे हो, डॉट कीस, ये इसका फिक्स फंक्शन है जिसके थ्रू तुम्हारे पास कीस का मतलब है कॉलम्स की बात हो रही है। क्लियर। तो यहाँ तुम्हारे पास ये जो है वो ड्रॉप कॉलम्स स्टोर हो जाएंगे, यानी कि कौन से कॉलम जो हैं वो ड्रॉप होने वाले हैं। क्लियर। तो मुझे यहाँ पर इन चीज़ों को भी रन करना पड़ेगा, ये वाला मुझे रन करना पड़ेगा परसेंटेज वाला, तभी वो उसको समझ पाएगा। यस, सही। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास मुझे कॉलम्स की लिस्ट नज़र आ गई कि भाई ये कॉलम जो हैं वो ड्रॉप होने वाले हैं। कितने कॉलम्स हैं ये तुम्हारे पास 10 कॉलम्स हैं, यानी कि इसके बाद मेरे पास सिर्फ 11 रह जाएंगे। क्लियर। तो ये चीज़ तुम्हारे पास, अब तुम डेटा सेट को अपडेट कैसे करोगे, अपडेट करने का तरीका देखो क्या है, कि तुम df डॉट ड्रॉप, और तुम उसके अंदर एट्रीब्यूट पास कर रहे हो कॉलम्स, और उसमें तुम अपना दे रहे हो ड्रॉप कॉलम। भाई ये जो है पूरा, ये पूरी जो लिस्ट आ रही है, इसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लिस्ट का नाम लिया है मैंने, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आए, तो अब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि भाई लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो मुझे उस लिस्ट को हटाना है, ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करके तुम एक नए डेटा फ्रेम में डालोगे। जाहिर सी बात है, पुराना डेटा लोगे तो वही काम आता रहेगा तुम्हारे पास। न्यू डेटा फ्रेम, और उसका शेप चेक कर लोगे, तो वो अपडेटेड शेप क्या आ जाएगा, 11 कॉलम्स। तो ये कॉलम्स मेथड डिलीटिंग है। अब फिर क्या वेरिफिकेशन करोगे, तुम्हारे पास क्लियर पिक्चर कैसे आएगी, न्यू डी एफ डॉट इज नल, दोबारा अगेन चेक करोगे न्यू डी एफ पे, और न्यू डी एफ पे तुम्हारे पास तुम्हारा अगला हीट मैप बनेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी मेरी यहाँ पर इंपोर्ट हुई हुई है, तो मुझे उसको भी चलाना पड़ेगा, ताकि नीचे वाला भी लाइब्रेरी के साथ जो है वो लिंक होके चलता है। तो इसमें भी हीट मैप पे देखो टाइम लगता है, लोडिंग टाइम लेता है, देन हीट मैप जनरेट करता है। तो यहाँ अगर आकर देखें, हम यहाँ देखना चाह रहे थे कि भाई अपडेटेड क्या है, तो अपडेटेड हमारे पास किस तरीके से आएगा, वो अपडेटेड तुम्हारे पास होगा कि तुम्हें बहुत कम जगह जहाँ पे काम करना रह गया है, सिर्फ ये कॉलम्स हैं जहाँ पे तुम्हें नल वैल्यूज़ इम्प्यूट करनी पड़ सकती हैं, या फिर तुम क्या करोगे, रिमूव करोगे नल वैल्यूज़। वो डिपेंड करता है डेटा के बिहेवियर पे। लेकिन जो कॉलम्स थे ज़्यादा मेहनत करने वाले, जिस पे कोई फ़ायदा नहीं था, वो हमने क्या कर दिया, अपने डेटा सेट से रिमूव कर दिया। तो पहली टेक्निक होती है डेटा क्लीनिंग में
कि कॉलम्स को डिलीट कर दिया जाए विथ थ्रेशोल्ड। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यही चीज़ पहला स्टेप था, वही डेटा प्री प्रोसेसिंग का। इसको कर लो इम्प्लीमेंट। यहाँ से स्टार्ट कर लो, डी एफ इन्फो